महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और अखंडता तथा उन्नति के लिए आवश्यक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देश भर को बांधने के लिए भारत के विभिन्न हिस्से एक दूसरे से जुड़े रहे, इसके लिए हिंदी की ज़रूरत है। मोरारजी देसाई ने कहा कि जब तक देश का राजकाज अपनी भाषा हिंदी में नहीं चलेगा, तब तक यह नहीं कह सकते कि देश में स्वराज है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि सरलता और शीघ्रता से सीखी जाने वाली योग्य भाषाओं में हिंदी सर्वोपरि है। अभी हैं हम रामाश्रय बालेश्वर महाविद्यालय दलसिंहसराय, आरवी कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है। इसके हिंदी विभागाध्यक्ष श्रीमान सुनील कुमार सिंह जी से अभी हमारी वार्ता हो रही है। आज ही के दिन बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। उनका मानना था कि जिस राष्ट्र की अपनी कोई भाषा न हो, राष्ट्रभाषा न हो, उसकी एकता हमेशा खतरे में होती। परंतु दुख का विषय है कि अभी भी हमारे राष्ट्र की भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं हो सकी है। इन्हीं संदर्भों में हम श्रीमान से वार्ता करेंगे और इनका विचार जानेंगे। श्रीमान, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मिथिला न्यूज चैनल में। धन्यवाद सर। तो ये महाविद्यालय जैसा कि इस क्षेत्र का कह सकते हैं, दक्षिण-सराय क्षेत्र का इकलौता सरकारी महाविद्यालय है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी और हिंदी विभाग 1960 ईस्वी से यहाँ स्थापित है और लगातार छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हिंदी विभाग सदा तत्पर रहा है। तो जहाँ तक हिंदी भाषा की बात है, तो हम सभी जानते हैं यह एक ऐसी भाषा है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत ही सक्रिय रही है। और गांधी जी ने हर विवाद को दरकिनार करते हुए हिंदी और उर्दू का संघर्ष चल रहा था। फूट डालो शासन की नीति चल रही थी, तो हिंदी उर्दू को टकराने की कोशिश की गई, लेकिन गांधी जी ने बिल्कुल बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए हिंदुस्तानी नाम से उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाया और संपूर्ण राष्ट्र में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रसारित करवाया और अंततः हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। देश की आजादी हुई, भारत का संविधान निर्मित हो रहा था और जब संविधान निर्मित हो चुका तो भारतीय जनमानस में यह बात थी और खासकर जो हमारे विद्वान लोग थे, विद्वजन थे, संविधान के निर्माता थे, उनके मन में बात आई कि आखिर जो यह हिंदी है या फिर जो संविधान निर्मित है, इसके पहले हम जानते हैं कि अंग्रेजी में ही सारा काम होता था। अंग्रेजी हमारी राजभाषा कह सकते हैं, राजभाषा अंग्रेजी थी और उसी के माध्यम से पूरा काम काज चलता था। लेकिन जब संविधान अपना निर्मित हुआ तो देश के मनुष्यों को लगा कि आखिर यह जो संविधान है, इसको हम जनता के बीच किस भाषा के माध्यम से लेके जाएंगे। तो बात हुई, लगातार 2-3 दिनों तक चर्चा हुई और अंततः बहुमत से, सर्वमत तो नहीं कह सकते, बहुमत से हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली और 26 जनवरी 1950 ईस्वी से इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 खंड क में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी हमारे देश की राजभाषा होगी और उसके खंड ख में यह उल्लिखित है कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी जिस रूप में प्रयुक्त होती आ रही है उसी रूप में प्रयुक्त होती रहेगी। इस बीच और भी कई प्रावधान किए गए ताकि इस 15 वर्ष तक हमारी हिंदी इतनी समर्थ हो जाए कि इसे हम पूर्णतः राजभाषा का दर्जा दे पाए। लेकिन दुर्भाग्य 1963 ईस्वी में ही भाषाई दंगा शुरू हुआ और जो सपना हमने देखा था कि राजभाषा हिंदी को हम पूर्णतः राजभाषा बनाएंगे, वह आज तक अधूरा है। जहां तक राष्ट्रभाषा की बात है तो हम देखें आज तक हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है
वह कोई एक भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में जगह नहीं प्राप्त कर पाई। यह दुख का विषय है। हिंदी भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में लगातार प्रचारित प्रसारित हो रही है। और हिंदुस्तान की बात करें तो निश्चित तौर पर हिंदी से ज्यादा समर्थ, हिंदी से ज्यादा बोलने समझने वालों की संख्या हिंदुस्तान में किसी अन्य भाषा के लोग नहीं है। बावजूद इसके हिंदी को राजनीतिक मुद्दा बनाकर इसके महत्व को कम कर दिया गया। और आज भी हम देखें, हम जानते हैं संविधान स्वीकृत हमारे यहाँ ये राष्ट्र प्रतीक है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्र खेल है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में अभी भी हमारा पद खाली है। इतने आजादी के इतने दिनों बाद भी, संविधान लागू होने के इतने दिनों बाद भी आज तक वह पद खाली है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के जो मनीषी लोग हैं, जो विद्वतजन हैं, जो राजनीति के लोग हैं, वे इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट करें और हिंदी को, जो कि सबसे अधिक बोली समझी जाने वाली भाषा है, उसे राष्ट्रभाषा बनाने की ओर अपना प्रयास जारी करें, ताकि हिंदी पूरी समर्थता के साथ जिस तरह विश्व में फैलती जा रही है, हिंदी ने भी अपनी अपनी पकड़ बनाए और अंततः जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें एक आधिकारिक भाषा के रूप में से जगह मिली। सर, जैसे तुर्क नेता थे मुस्तफा कमाल पाशा, उन्होंने अपने सलाहकारों से पूछा था कि राष्ट्रभाषा तुर्की बनाना है तो वो कितना समय लेगा। तो नेताओं ने कहा था कि 15 वर्ष, जैसे भारत के संविधान निर्माताओं ने भी 15 वर्ष तक छूट दे दी कि देखते हैं क्या हाल होता है, फिर भाषा का निर्धारण किया जाएगा। तो उनके सलाहकारों ने कहा कि 15 वर्ष लगेंगे। तो मुस्तफा कमाल पाशा ने कहा कि अब समझ लो कि 15 वर्ष बीत गए, और उसी दिन से दृढ़ता पूर्वक उसने तुर्की भाषा लागू कर दिया, राष्ट्रभाषा बना दिया। तो ऐसा नहीं लगता है कि हिंदी की दुर्दशा के लिए हमारे राजनेता ही जिम्मेवार हैं? देखिए, ये तो राजनीतिक बात हो जाएगी। समस्या तो कहीं न कहीं है। इसमें केवल राजनेता को दोष देना उचित नहीं होगा। देखना यह है कि हम जनता इसको कितना इस्तेमाल करते हैं, देखने की जरूरत यह है। केवल राजनेता को, यदि हम संपूर्ण भारतवासी हिंदी को अपना लेंगे तो राजनेता के ना चाहते हुए भी हिंदी को राजभाषा घोषित करना होगा, संपूर्ण राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम हिंदी को केवल समझना चाहे क्या है, हिंदी जानता है कुछ नहीं, अंग्रेजी 2 साल शब्द बोलिए तो लगता है बहुत बड़ा विद्वान है। दिक्कत इस बात की है। और हम देखिए, कहीं भी हिंदी, शुद्ध हिंदी की बात करें तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। बच्चे को देखिए, आवेदन लिखने में बड़ी दिक्कत हो जाती है जी। ना हिंदी ना इंग्लिश, ना तो अंग्रेजी में पकड़ बन पाती है, ना हिंदी में पकड़ बन पाती है। तो ऐसी स्थिति में केवल राजनेता को दोष देना उचित नहीं होगा, बशर्ते इसके पहले हम सभी को हिंदी की ओर बढ़ना हो। आप देखिए, स्कूल है, कॉलेज है, या बैंक में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो कोशिश रहती है कर्मचारियों की कि अंग्रेजी में ही आवेदन आए, अंग्रेजी में बात करके अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन हिंदी को उस रूप में ग्रहण करने की कोशिश नहीं होती। इसलिए कहीं ना कहीं जो हिंदी है वह पिछड़ती जा रही है। इसके लिए राजनेता के साथ साथ हम समस्त भारतवासियों को इसकी ओर कोशिश करनी होगी और हिंदी को आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। जी, संस्कृत समस्त विश्व की समस्त भाषाओं की जननी मानी जाती है। हिंदी को संस्कृत की बेटी मानते हैं। दोनों भारत में ही है, फिर ऐसी कौन सी तीसरी शक्ति है जो इन दोनों की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी हो सकती है? देखिए, बात ऐसी है कि हम जानते हैं कि 1000 वर्षों से हमारा देश गुलाम है, 1000 वर्षों तक जी। इस बीच उर्दू भी आई, फारसी भी आई, उसके बाद अंग्रेजी आई और बहुत सारे देश की भाषा आई। तो होता क्या है ना कि हम भाषाई गुलामी की स्थिति में जी रहे हैं। स्वतंत्र तो हम हो गए, लेकिन जो भाषा को लेकर जो अभी तक कॉन्सेप्ट है लोगों में कि हम अंग्रेजी से ही आगे बढ़ पाएंगे, मुझे लगता है ये कहीं से भी उचित नहीं है और ये सत्य भी नहीं है। इसलिए कि अब देखिए, जापान जाइए आप, चीन की बात कीजिए, उनकी भाषा क्या है? वो अंग्रेजी इस्तेमाल नहीं करता, केवल अपनी भाषा के माध्यम से आज विकसित देश है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि वो अपनी भाषा, क्योंकि बात है भाषा का उद्देश्य क्या है? भाव को व्यक्त करना, संप्रेषण, और संप्रेषण का वो माध्यम है। तो जिस भाषा के माध्यम से हम आसानी से कोई बात व्यक्त कर पाए, आसानी से समझ पाए, तो वो भाषा उसके लिए ज्यादा उपयोगी होती है। अब अंग्रेजी के चक्कर में 10 साल 15 साल अंग्रेजी सीखने में हम बर्बाद कर देते हैं। तो यदि हम अपनी ही भाषा में उस 15 साल में कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो उसमें बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये भाषा रटने के चक्कर में आदमी 10 से 15 साल बर्बाद कर देता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि अंग्रेजी, कहीं भी जाइए, दुख की बात है
कि थोड़ा सा भी लोग समर्थ होता है तो बस सीधा अपने बच्चे को इंग्लिश कॉन्वेंट में डालता है। जी, ये आवश्यकता भी है। कारण क्या है ना कि जो अब इसका मूल कारण क्या है हम सभी जानते हैं, बोलने की बात नहीं है कि जो हमारी परंपरागत जो हमारा विद्यालय है, जो हिंदी मीडियम की जो स्कूल है, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए ये प्राइवेट वाले, अंग्रेजी वाले संस्थान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए कोशिश करनी है कि जब तक हम अपनी मातृभूमि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को नहीं अपनाएंगे तो फिर केवल कह देने से या केवल प्रचार प्रसार कर देने से, दिखावा कर देने से वो स्थान प्राप्त कर नहीं पाएंगे। अभी हम लोग शिक्षक दिवस मनाए हैं 5 सितंबर को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि भारत की या किसी भी छात्र की शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, विदेशी भाषाओं में उसका मौलिक चिंतन बाधित होता है। परंतु हमारे देश, हमारा राष्ट्र तो विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु की गरिमा भी प्राप्त अभी भी है, फिर भी इन सभी विषयों पर हमारे राजनेता लोग चिंतन क्यों नहीं करते हैं? देखिए, असल है कि जो अभी की स्थिति है, खासकर राजनीति की बात करें, हालांकि बोलना राजनीति पर उजागर नहीं है, लेकिन राजनीति की बात करें तो यहाँ पर जहां तक मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि वोट की राजनीति होती है। देश समाज से बहुत ज्यादा हमको नहीं लगता कि लेना देना है। और ऐसी स्थिति में हम देखें तो जब केवल कुर्सी की बात होगी तो निश्चित तौर पर इधर की जो है जो बातें अन्य हैं, जनता की बात हो, संस्कृति की बात हो, सभ्यता की बात हो, भाषा की बात हो, तो ये कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है। जब मुख्य धारा में ये सारी चीजें रहेंगी तो निश्चित तौर पर ये आगे बढ़ेंगी और जो समस्या है उसका समाधान होगा। तो कोशिश करने पर यह सारा कुछ संभव होगा। लेकिन इस ओर मुझे लगता है कि शायद उस रूप में, जिस रूप में राजनीति की के पर उनकी नजर ज्यादा फोकस मतलब वो करते हैं, उस तरह से यदि इस ओर फोकस करें, अपनी दृष्टि को इधर देखने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर ये जो समस्या है इसका समाधान होगा। जी, हिंदी की स्थिति अगर वैश्विक रूप से देखा जाए तो विश्व में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है हिंदी बोली जाने वाली। सोशल मीडिया में देखें तो हिंदी ही सबसे अच्छी स्थिति में है, इसका बाजार भी सबसे अच्छा है। भारत में भी पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक हिंदी भाषा जानने वाला व्यक्ति अपना काम चला लेता है। करीब करीब सभी हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी का व्यक्ति भी। तो क्यों ना एक पहल हो हिंदी को राष्ट्रभाषा कर देने की। पहल तो जारी है, हिंदी दिवस भी मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाते हैं, मातृभाषा दिवस भी मनाते हैं। दिवस तो हम लोग मनाते हैं, लेकिन वो दिवस तक ही सीमित रह जाता है। दिक्कत यही है ना। तो इसके लिए प्रयास करने की जरूरत, व्यापक रूप से प्रयास करने की जरूरत है। बहुत सारी संस्थाएं हैं हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए भी, लेकिन वो उस रूप में सक्रिय नहीं दिखाई पड़ती, या सक्रिय है तो लोगों का सपोर्ट उनको, सहयोग उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये समस्या उत्पन्न हुई है, लेकिन कोशिश करने की जरूरत है ना, निस्वार्थ भाव से। कोई भी मन में या भावना दुर्भावना रखे कि भाई चलो हम दक्षिण भारतीय हैं तो इधर हिंदी को हम क्यों सपोर्ट करें। अरे भाई, हिंदी कोई एक भाषा नहीं है, बल्कि भाषा परिवार है। हिंदी की हम बात करते हैं, अभी जो हम जिसको हम हिंदी कहते हैं, तो खड़ी बोली हिंदी को स्वीकार किया गया है। लेकिन जब संविधान स्वीकृत 22 भाषा है तो तमाम जो 22 भाषा है सब हिंदी, वो हिंदी से इतर नहीं है। तो हिंदी के विकास का या हिंदी को राजभाषा बनाने की जब बात करते हैं तो 22 भाषा साथ था। इस बात को समझना होगा। यदि इस बात को हम नहीं समझेंगे या समझेंगे हिंदी मतलब खड़ी बोली हिंदी, तो फिर तो समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन ये हिंदी का मतलब वो संविधान स्वीकृत 22 भाषा जो अष्टम अनुसूची में है, सभी हिंदी है ना। सबको मिलकर एक साथ इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, तभी हम इस कदम को इस राह पर हम सफल हो पाएंगे। जी, एक स्थिति और भी है, जैसे अभी छात्रगण असफलता की स्थिति में जब आते हैं, अवसादग्रस्त जब हो जाते हैं, तो उनकी प्रेरणा के लिए हिंदी के कवियों की कविता ही वो ढूंढते हैं, उन्हीं का सहारा लेते हैं। अंग्रेजी कवियों की कविता काम नहीं आती है असफलता की स्थिति में, हम जैसा जानते हैं। तो कुछ ऐसी कविता हमारे दर्शकों के लिए, छात्रों के लिए सुना दीजिए, जैसे किसी महान कवि की जो बहुत ही जोश उत्पन्न करे, प्रेरणादायक हो उनके जीवन के लिए। देखिए, कवि तो बहुत है हमारे साहित्य में, और साहित्य है ही, साहित्य का संबंध ही समाज से है, हमारी संवेदनाओं से है, हमारे मानवीय समाज से है। तो समाज के उत्थान के लिए हमारे साहित्यकार शुरुआत कर रहे हैं जी, और वे अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से हर समय यही कोशिश करते हैं कि हमारा समाज जिस स्थिति में है इससे अच्छी स्थिति को प्राप्त करें। तो राष्ट्र भावना की बात करें
हम देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी को, जिन्होंने उस राष्ट्रीय आंदोलन को अपनी कविता के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बहुत महत्वपूर्ण उनकी कविता है, हम सभी जानते हैं, पुष्प की अभिलाषा, है ना, पुष्प की अभिलाषा कविता है, जिसमें पूरी तरह से राष्ट्रीयता का भाव हम देखते हैं। उसमें वे कहते हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये पुष्प है, ये पुष्प क्या है? एक प्रतीकात्मकता है। पुष्प ये फूल है, वो प्रतीक है। यदि हम खुद राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं हो पाते तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय आंदोलन में जो सीधे सीधे जुड़े हुए हैं उनकी सहायता तो हम कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का लक्ष्य नहीं था, वो संपूर्ण भारतीय जनमानस का वो लक्ष्य था। तो ऐसे इस ढंग से वो रचना करते हैं। अब देखिए हमारे दिनकर जी हैं, बहुत महत्वपूर्ण कविता उनकी भी है, कलम आज उनकी जय। उसमें वो दिखलाते हैं, हम तो जब राष्ट्रीय आंदोलन में गिनेंगे, उंगली पर गिनेंगे, 10-15 से ज्यादा नाम नहीं आता है, लेकिन वो कहते हैं कि केवल 10-15 लोगों का योगदान नहीं था राष्ट्रीय आंदोलन में। वे इस कविता के माध्यम से दिखलाते हैं कि जो ये राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें लाखों लोग शहीद हुए, जिसको हम गिन नहीं पाते या इतिहास में उनका नाम दर्ज नहीं, लेकिन क्या उनका योगदान नहीं? इस बात को लक्ष्य करते वो कहते हैं, कलम आज उनकी जय गो, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोह, कलम आज उनकी जय। लाखों की संख्या में लोग शहीद हुए थे। और मुझे लगता है कि दिनकर जी की यह जो पंक्ति है, इससे अच्छी पंक्ति उन तमाम गुमनाम शहीदों के लिए या उनके कह सकते हैं कि उनके हित में या उनकी प्रशस्ति के लिए इससे अच्छी पंक्ति हमको देखने को अभी तक नहीं मिली। साथ ही वर्तमान समाज की आपने बात की, वर्तमान युवा पीढ़ी की बात की, तो वाकई हमारी जो वर्तमान युवा पीढ़ी है, दुख के साथ कहना पड़ता है, वो भटकी हुई पीढ़ी है जी। लक्ष्य पता ही नहीं कि हमको जाना कहाँ है, हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है उसको पता ही नहीं। लगातार क्लास हम लोग लेते रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, हालांकि जो बच्चे आते हैं उपस्थिति रहती है लेकिन संतोषजनक नहीं, लेकिन जो बच्चे आते हैं उनको हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि साहित्य तो है ही, साहित्य ने जो 2 दिन क्लास कर लिया, साहित्य से जो जुड़ गया, समझ लीजिए उसका उदाहरण है। तो यहाँ जो छात्र रेगुलर रहते हैं, जो लगातार नियमित आते हैं क्लास, वो वाकई समाज से जुड़ने की उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम पदाधिकारी भी हूँ, इस नाते भी हम छात्रों को साहित्य से, समाज से जोड़ने का लगातार हम काम करते रहे हैं। तो जो युवा पीढ़ी हमारी है, उनकी सोच बिल्कुल आपने कहा ना पाश्चात्य की ओर उनकी पकड़ ज्यादा है। उनको लगता है कि अंग्रेजी 2-4 शब्द सीख गए, बोल लिए, अंग्रेजी सभ्यता को अपना लिए, अंग्रेजी खान पान वो ज्यादा उसको आकर्षित लोगों को कर लिए, लेकिन उसमें हम अपने आप को सहज महसूस नहीं करते। और समाज में जितनी समस्या हो रही है, आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी मूल वजह जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने साहित्य, अपनी भाषा से दूर। मुझे लगता है कि इसी वजह से हमारा जो समाज है वह लगातार पददलित होता जा रहा है, सामाजिक संबंध बिखरते जा रहे हैं। आज देखिए अखबार पेपर में सब न्यूज देखिए आप, रिलेशन नाम की, संबंध नाम की कोई चीज ही नहीं रही, कोई भी संबंध ऐसा नहीं बचा जहां की मतलब समस्या नहीं है, हर स्तर पर समस्या उत्पन्न हो रही है। इसकी वजह क्या है? तो मुझे लगता है कि जो हमारा साहित्य है उसे पुनः पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि साहित्य में संस्कार है और साहित्य को पढ़ के ही हम संस्कार ग्रहण कर पाएंगे। और इंसान यदि संस्कार नहीं रहे तो फिर वो इंसान कहलाने के लायक है ही नहीं। तो साहित्य संस्कार देता है और इसलिए साहित्य से जुड़ा होना चाहिए। और जहां तक हिंदी की बात है, आपने संस्कृत की भी बात कही, तो संस्कृत देववाणी के रूप में हम जानते हैं, संस्कृत देववाणी है और उसका जो विपुल साहित्य है वह तो कहिए कि एक तरह से मानव को महामानव बनाने का साहित्य है। उसी पीढ़ी में हिंदी भी है, हिंदी में भी एक से एक ऐसे साहित्य हैं जो इंसान को महान बना सकते हैं जी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा भी था कि साहित्य निर्माण का लक्ष्य निबंध का, वो कहते हैं उसमें कि मानव को देवता बनाना ही साहित्य का लक्ष्य है। देवता कोई जन्म नहीं लेता, वो अपने कर्म से देवता बनता है। तो साहित्य इंसान को देवता बनाता है। यदि साहित्य को हम ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर पर उसको ग्रहण करके जीवन में उतार कर हम अपने समाज को तो ऊंचाई पर ले ही जाएंगे, साथ ही अपना नाम भी रोशन कर पाएंगे। तो साहित्य का अध्ययन मनन बहुत जरूरी है। जी जी,
अभी हमारी वार्ता हुई हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी से। इनकी वार्ता से यह तो निश्चित होता है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता में हिंदी की महती भूमिका रही है, और ऐसी स्थिति भी है कि भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को घोषित किया जा सकता है। बस आवश्यकता है एक सार्थक पहल की। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आपके चैनल को भी जी धन्यवाद।